Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. No, today we are going to discuss the English history. और इसमें जो हमने सबसे पहला जो लेक्चर है वो सिलेक्ट किया है आज, वो एलिज़ाबेथन एज का है। एलिज़ाबेथन ड्रामा पे आज हम बात करेंगे, जिसमें कॉमेडी और ट्रेजेडी पर जो है वो डिस्कशन होगी। तो लिहाजा अगर हम ये देखते हैं कि एलिज़ाबेथन एज कौन सी एज है, तो इट इज़ द एंड ऑफ रेनेसां, एंड आई थिंक अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश फिलोसोफर्स, रेनेसां is the beginning of modern age. It is very typical debate that it is the end. Renaissance end is the beginning of modern age. जो एलिज़ाबेथन एज है वो रेनेसां के उसको अंदर जो है ना हम डिस्कस करते हैं। लेकिन बड़े मज़े की बात है कि जो इंग्लिश लिटरेचर है उसे हम 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। वी कैन डिस्ट्रीब्यूट इट, वी कैन क्लासीफाई इट इन 3 डिवीजन्स। फर्स्ट एंशिएंट, सेकंड मिडिवल एजेस एंड थर्ड मॉडर्न एज। लेकिन जो रेनेसां एज है इसका जो एंड है हकीकत में वो मॉडर्न एज को दावत दे रहा था। जब हम अपने लेक्चर के एंड पे होंगे तो तब बात करेंगे कि रेनेसां के अंदर जो उसका एंड है उसमें कौन सी ऐसी बात थी कि वो इनवाइट कर रहा था मॉडर्न जो राइटर्स हैं, मॉडर्न ड्रामाटिस्ट हैं, मॉडर्न जो पोएट्स हैं, उनके लिए वो एक सिंबल था, मैसेज था कि वो जो है ना मॉडर्न को इनवाइट कर रहा था। तो अब हमें जो है ना सबसे पहले जिस चीज़ की तरफ जाना चाहिए वो है रेनेसां। बहुत बार हमने सुना जो है ना मुख्तलिफ प्रोफेसर से, ड्रामाटिस्ट से, रेनेसां। जब भी हम देखते हैं इजस को की बात करते हैं या ऐसे लोग जो एमफिल कर चुके हैं या जो पीएचडी के स्टूडेंट हैं आफ्टर दी एमए इंग्लिश, क्योंकि जो इजस होती हैं ना मोस्ट ऑफ द टाइम डिफरेंट कॉलेजेस में, अगर हम यूनिवर्सिटीज़ में बात करें, ठीक है, जो बीएस के स्टूडेंट्स हैं उनको जो है ना इतना इस पर फोकस नहीं करवाया जाता क्योंकि ये अपर लेवल का काम होता है। तो लिहाजा जब हम एमए इंग्लिश कर चुकते हैं, मास्टर्स इन इंग्लिश होते हैं, तो बाद में जब हम एजेस को डिस्कस करते हैं तो हमें डिफरेंट किस्म की जो डिफ़िकल्टीज़ आ रही होती हैं, क्योंकि एक ड्रामा है या कोई पोइट्री की बुक है, जब हम वो उठा के देखते हैं तो हमें उसका बैकग्राउंड का पता नहीं होता, तो ना आगे का पता चल रहा होता ना पीछे का पता चल रहा होता। तो लिहाजा मेरा ये जो लेक्चर है बेसिकली जो टीचर्स हैं जो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाते हैं मास्टर्स इंग्लिश पे या इससे हायर क्लासेस में, उनसे भी मैं ड्यूरिंग लेक्चर ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ईजिस का जो कॉन्सेप्ट है ना, जब मिसाल के तौर पे हम बुक पढ़ा रहे हैं, रेप ऑफ द लॉक पढ़ा रहे हैं, पैराडाइज लॉस्ट पढ़ा रहे हैं, मिल्टन पढ़ा रहे हैं, कुछ भी पढ़ा रहे हैं, तो साथ में ईजिस का टच दें। मिनिमम जितने आप पोएट्स और राइटर पढ़ाते हैं ना या जितने नावलिस्ट पढ़ाते हैं उतने साथ उनकी जो एज है उसको लाजमी डिस्कस किया करें। बहुत बार ऐसे होता है, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम यही जो है ट्रेजेडी है हमारे सब कॉन्टिनेंट की कि हम पढ़ा देते हैं लेकिन हम एजेस को हम साथ डिस्कस नहीं कर रहे होते, जिस वजह से मैंने उर्दू मीडियम का इंतखाब किया है और ये कोशिश की है कि जो सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं वो मिनिमम जो है ना उन्हें अवेयरनेस हो। इस लिहाज से कि नेट पे आपको बहुत सारे लेक्चर्स तो मिल जाते हैं जिसके, लेकिन वो ज़्यादा इंग्लिश में होते हैं और जो सब कॉन्टिनेंट के स्टूडेंट्स हैं उन्हें प्रॉब्लम आ रही होती है। तो लिहाजा हम अब अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, तो वो है रेनेसां। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेनेसां? एक्चुअली द मीनिंग ऑफ रेनेसां इज रिवाइवल, रीजनरेशन, रिजुबिनेशन, ठीक है, इट इज द रीकैप। यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि किस चीज का रिवाइवल, किस चीज की रीजनरेशन, तो उसमें ये है रिवाइवल एंशिएंट जो ग्रीक थे, या आप उसे मुख्तसर ये कह सकती हैं कि जो है ना रिवाइवल ऑफ क्रिश्चियनिटी, ठीक है, ये क्रिश्चियनिटी का जो एंशिएंट दौर में जो बिलीव था क्रिश्चियनिटी का, उसका रिवाइवल है, ठीक है।
उसके अलावा ये जो मैन डोमिनेंस है उसका रिवाइवल है। ठीक है, तो अब हम रेनिसा को मजीद, ये जो कमेंट्स मैंने पास किए कि ये रिवाइवल है क्रिश्चियनिटी का, सेकंड वन ये मैन डोमिनेंस का रिवाइवल है। तो अब हमें इस हिस्ट्री को थोड़ा सा देखने के लिए ये देखना पड़ेगा कि मिडिल एजेस में, जो कि रेनेसां से पहले की एजेस थी, उसमें क्या था। हकीकत में जो रेनेसां दौर से पहले की एज थी, जिन्हें आप मिडिल एजेस कहते हैं, उसमें गॉड डोमिनेंस था। ठीक है, गॉड जो था वो डोमिनेंट था। गॉड डोमिनेंट होने से, इसको भी क्लियर करता चलो, जो मिडिल एजेस में जो बाइबल थी उसमें जो बिलीव्स थे वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। लेकिन यहां पे इसका हरगज मीनिंग नहीं है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इस कॉन्सेप्ट का इतना पता नहीं होता। इसको मजीद बिल्कुल सादा जो स्टूडेंट जिसने बिल्कुल अर्ली जो है ना वो लिटरेचर हिस्ट्री को पढ़ना शुरू किया, उसके कॉन्सेप्ट के लिए कर दूं, थोड़ी सी बात करता चलूं कि क्रिश्चियनिटी का बिलीव कोई बुरी बात तो नहीं ना। ठीक है, वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसके जो है ना पैगंबर है, प्रॉफिट है। लेकिन जो डोमिनेंस ऑफ बाइबल है या डोमिनेंस ऑफ चर्च है, जिसे आप क्लर्जीमैन कहते हैं या प्रीस्ट कहते हैं, उस मिडिल एजेस में ये था कि जो प्रीस्ट थे या जो पोप थे, वो ये कॉन्सेप्ट बना के बैठे हुए थे कि एक कॉमन मैन को कोई राइट नहीं है कि वो जो बाइबल की टेक्स्ट है उसको पढ़ ले और उसके लिहाज से जो अपने कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करे अपनी रिलीजन के लिहाज से। और दूसरी बड़ी मज़े की बात कि जो पोप हजरात थे, बड़ी जो है ना, सॉरी टू से, ये जो है ना बाज़ औक़ात जो मुसलमान हैं हम, वी आर अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमारे अंदर भी कुछ मौलवी हज़रात ऐसे होते हैं जिन्होंने घर का जो ना वो दीन इस्लाम बना लिया हुआ है। ठीक है, उसने जहाद को, ऐसी जो चीज़ें हैं उसको भी बड़ा ही अलग सा करके पेश किया, जिस वजह से बाज़ औक़ात हमें उनकी नदानियों की वजह से जो है ना कम अकल रखने वाले जो लोग हैं वो इस्लाम पे हिट कर रहे होते हैं। इसी तरह से सेम ये बात थी कि जो पोप था या जो क्लर्जीमैन था, जो प्रीस्ट था, उसने जो इंटरप्रिटेशन ऑफ बाइबल कर ली हुई थी, उसने अपने जिसको जिस तरह से बाइबल अच्छी लगी उसने उसको उस तरह से इंटरप्रेट कर दिया। जब ये मामला बना और सेकंड ये कॉमन मैन के लिए इंस्ट्रक्शंस लगा दी गई कि वो जो है ना जितना भी दीन का ठेकेदार है क्रिश्चियनिटी का, ठीक है, वो ठेकेदार सिर्फ और सिर्फ कौन है? पोप है। जो पोप क्या देगा वही क्रिश्चियनिटी है। तो लिहाजा ये जो कॉन्सेप्ट थे जिसमें कॉमन मैन को ये राइट नहीं था कि वो टेक्स्ट पढ़ ले, या वो जो क्रिश्चियनिटी है, क्रिश्चियनिटी तो इट इज़ अ राइट रिलीजन बिकॉज जो है ना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है इसके प्रॉफिट हैं और हम बीइंग अ मुस्लिम हमारा भी इस पर यकीन है। लेकिन इस वजह से क्या हुआ कि उन्होंने डोमिनेंट हो गया क्या, एक पर्सनल कमेंट्स। ठीक है, और सेकंड वन ये था कि जो है क्रिश्चियनिटी पढ़ने का राइट वो सिर्फ एलीट क्लास को है। ठीक है, उसके अलावा जो है ना बाइबल ही नहीं, इसके अलावा आपकी जो है जितने भी मजमून है, आर्ट्स है, कुछ भी है, वो सिर्फ जो एजुकेशन का राइट था वो था सिर्फ एलीट क्लास के पास। तो जब एलीट क्लास के पास राइट होगा तो जो थे कॉमन मैन वो उस चक्की में पिस गया। ठीक है, वो इल्म से दूर हो गया। और इस बात में फिर बाद में जो है जॉन मिल्टन हो गया, गैलीलियो गैलीली जो है, उसमें भी हमें इसकी काफ़ी ज़्यादा डिटेल मिलती है। सॉरी। तो लिहाजा अब ये जो गॉड डोमिनेंट था कि एक एलीट क्लास ने खुद को गॉड समझ लिया हुआ था, ठीक है, कि सब कुछ वो ही है, उनके अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन आगे जिस एज के अंदर हम आज बात करेंगे, एलिज़ाबेथन ड्रामा को आज हम डिस्कस करेंगे, तो एलिज़ाबेथन ड्रामा के अंदर जो है ना ये तो एंड है रेनेसां का, और शुरू के अंदर जब हम रेनेसां की बात करते हैं तो यहाँ पे जो है ना एक मूवमेंट शुरू हुई रेनेसां के नाम से। और सबसे पहले ये जो मूवमेंट है ये जर्मनी के अंदर शुरू हुई
मार्टिन लूथर और जॉन कैलन थे जिन्होंने जर्मनी में सबसे पहले रेनेसां की जो है ना वेव या मूवमेंट उसको चलाया। ठीक है, उन्होंने जो है ना ये कॉन्सेप्ट सॉरी ये कॉन्सेप्ट दिया कि मैन डोमिनेंस होती है, एक कॉमन मैन जो है उसके भी राइट्स हैं। ठीक है, जो जितने भी इंसान हैं वो इक्वल हैं, उनको भी राइट है कि जो है ना वो एजुकेट हो सकते हैं। उसके अलावा वो जो है ना अपना रिलीजन है उसको पोप पर इंसार करना कोई 100% नहीं है कि आप पोप के अलावा क्रिश्चियनिटी को हाथ ही लगा सकते। बिल्कुल इसी तरह से है ना कि जिस तरह से हम ये कहें कि नहीं सारा जो राइट है वो तो मौलवी साहब के पास है, हम तो मौलवी साहब की इजाज़त के अलावा कुरान पाक नौज़बिल्ला खोल भी नहीं सकते। तो लिहाजा फिर जाके उन लोगों ने जर्मनी के अंदर ये वेव चलाई, इसके बाद ये मूवमेंट चली, उसके बाद इटली के अंदर इस मूवमेंट को चलाया गया। और बड़े मज़े की बात, मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत बार ऐसा हुआ कि जो मूवमेंट्स हैं वो चलती हैं इंग्लैंड से बाहर, जो बाकी हो गया जर्मनी हो गया, ठीक है, इटली हो गया। लेकिन जब ये अपनी क्लाइमेक्स को पहुंचती हैं तो इनका क्लाइमेक्स जो है ना फिर आगे इंग्लैंड के अंदर होता है। ठीक है, तो लिहाजा इसके बाद फिर ये जो मूवमेंट है ये इंग्लैंड के अंदर आई और इंग्लैंड के अंदर जॉन लिली, ग्रीन और पील नामी जो फिलोसफर्स थे, एक्चुअली दीज पीपल वर यूनिवर्सिटी एजुकेटेड प्रोफेसर्स। ठीक है, ये जिनके मैं नाम मेंशन कर रहा हूँ, ग्रीन, लिली, पील, जॉन लिली, ये लोग वो थे जिन्होंने फिर इंग्लैंड के अंदर ये मूवमेंट चलाई। कौन सी? राइनेसां वाली, कि जो है ना मैन डोमिनेंस होती है, जो है ना गॉड डोमिनेट नहीं है। आप अगर जो है ना एलीट क्लास को ये सिर्फ राइट्स दे देंगे, एक पोप के पाप को अगर ये राइट दे देंगे कि वो जो है ना इस चीज़ का पर उसका ही हक है, तो फिर तो ये गलत हो जाएगी ना बात। क्योंकि जो है ना मिडिवल एजेस में जो है ना कैथोलिज्म जो था वो अपने अरूज को था। ठीक है, ऑर्थोडॉक्स जो था वो उनका ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी जो थी वो अपने अरूज पे थी। इससे मुराद ये है कि वो स्ट्रिक्टली बिलीवर थे। ठीक है, किसके? बाइबल के और पोप के। लेकिन बाद में जिस तरह के मैंने पहले बात की कि मार्टिन लूथर और जॉन कैलन जो नामी फिलोसफर्स हैं, उन्होंने जर्मनी के अंदर प्रोटेस्टेंटिज्म को जो है ना वो प्रोटेस्टेंटिज्म की जो मूवमेंट है उसको चलाया। उसके प्रोटेस्टेंटिज्म में ये था कि हर जो इंसान है उसको नॉलेज का, अपने मज़हब के बारे में मालूम करने का, वो ख्वा आर्ट्स हो, किसी भी जो है ना एजुकेशन का कोई भी कॉन्सेप्ट हो या कोई भी मौजू हो, सब्जेक्ट हो, उस पर वो पढ़ सकती हैं, कर सकते हैं। तो लिहाजा इसको काफ़ी पजीराई मिली बाद में, जैसे कि इंग्लैंड के अंदर जॉन लिली पील, ग्रीन, ऐसे ये जो लोग थे इन्होंने आके इसको जो है ना मोटिवेट किया। लेकिन गो के वो यूनिवर्सिटी विट्स थे, लेकिन उनकी जो है ड्रामा कॉमेडी की सूरत में वो इतना पॉपुलर नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि ये जो जिनके मैंने भी नाम लिए ये फिलोसोफर इस एज के हैं जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्चुअली आज मेरा लेक्चर रेनेसां पे नहीं है, आज मेरा लेक्चर एलिजाबेथन एज पे है। ये इंट्रोडक्शन आपको दिया क्योंकि एलिजाबेथन एज जो है वो आती है रेनेसां के अंदर, और यहाँ तक भी कहा जाता है कि जो रेनेसां का एंड है, ठीक है, जिसे आप 16th सेंचुरी कहते हैं, 16th सेंचुरी एक्चुअली इज द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न एज। एलिजाबेथन एज एक्चुअली इज द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न एज। रेनेसां का जो एंड है 16th सेंचुरी, ये मॉडर्न एज का आगाज है। अब मॉडर्न एज को इन लोगों ने जो है ना, अगर वो इसको मॉडर्न एज की बिगनिंग कहा जाता है तो उसके कॉजेस क्या हैं उनको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट भी डिस्कस करते हैं। तो अब बात करते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है, एलिजाबेथन एज। अब ये जो यूनिवर्सिटी विट्स हैं, ग्रीन, लिली, जॉन लिली, पील, ये मैं पहले बात कर चुका कि ये यूनिवर्सिटीज़ के हाईली क्वालिफाइड स्कॉलर्स थे, प्रोफेसर थे, जिन्होंने एलिजाबेथन एज के अंदर जो है ना कॉमेडी जो है ना वो लिखी, और बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे, उनको पजीराई भी मिली। लेकिन
सॉरी टू से इनको वो पजीराई नहीं मिली जो उनको मिलनी चाहिए थी। उसके कॉज क्या है? उसके कॉज हैं अ ग्रेट राइटर विलियम शेक्सपियर। एक्चुअली यही वो एज थी जो शेक्सपियर की भी एज थी। इस दौरान शेक्सपियर एलिजाबेथन स्टेज पर छाया हुआ था, और शेक्सपियर जैसा जो बंदा उसके होते हुए किसी को ये परमिशन नहीं थी कि वो स्टेज पे कब्जा कर सके, क्योंकि वो राइटर इतना कमाल का था। उसकी क्या कॉज है कि वो राइटर कमाल का था? मामला ये, हालांकि अगर हम ये डिस्कस करते हैं सारी तौर पे, तो मुझे लगता है कि एक बंदा यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है और उसके पास एजुकेशन है और उसके सामने तो कोई बंदा टिक भी नहीं सकता। लेकिन मामला ये है कि बाज़ औक़ात जो आपकी हाईली एजुकेशन होती है वो आपके लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देती है। किस तरह? अब ये जो प्रोफेसर थे ये बात करते थे, बुकिश बात करते थे। बुकिश मुराद ये कि वो रूल्स जो अरिस्टोटल ने कायम किए थे लिखने के लिए, उन पे चलते थे। जब ये उन पे चलते थे तो इनका जितना भी वर्क था वो बुक ओरिएंटेड था। जो कि उन्होंने बुक में पढ़ा, जो रूल्स पढ़े, उसके लिहाज से आगे जो ना उन्होंने क्या किया कि उसको पब्लिश कर दिया। ठीक है। अब विलियम शेक्सपियर की जो क्वालिटी थी वो ये थी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि विलियम शेक्सपियर अपनी जो अर्ली बेसिक एजुकेशन होती है अपने गांव के अंदर उसने मैट्रिक तक हासिल की, उसके बाद आगे वो पढ़ा नहीं था। लेकिन अब विलियम शेक्सपियर को यूनिवर्सिटी विट्स पर जो सबकत हासिल थी वो ये थी कि इसके पास लाइफ का एक्सपीरियंस था। विलियम शेक्सपियर जो बात करता, स्टेज पे परफॉर्म करवाता, वो हकीकत में लाइफ के साथ अटैच था। और कोई भी शख्स जिसके सामने उसकी ज़िंदगी की बात जो है ना वो परफॉर्म हो रही हो, तो जारी बात है कि वो जब उसे देखता है तो वो एक उसके माइंड में कॉन्सेप्ट आता है दैट इट इज़ रियल, इट इज़ माई स्टोरी। जब आपको ये लगता है ना कि ये मेरी स्टोरी है, देन आप उसको क्या करते हैं, हकीकत के साथ